Assalamu alaikum, hope you guys are doing very well. So today we are going to discuss Mycobacterium tuberculosis, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसकी हम इंटरवेंशन को डिस्कस करेंगे और फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब ये लंग्स में प्राइमरी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन बाकी अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकता है। इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो लंग्स की हम एग्जामिनेशन करते हैं वाया स्टेथोस्कोप, जिसमें अगर हमें क्रैकल साउंड मिलते हैं तो रिवील करता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। क्रैकल साउंड इज़ वन ऑफ द सिम्टम कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, ये प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है। उसके बाद इनलार्ज और टेंडन लिम्फ नोड्स मिलेंगे नेक और अदर एरियाज़ पर। फ्लूइड डिटेक्टेबल होगा अराउंड द लंग, जिसकी वजह से जो परकशन नोड्स होते हैं वो हमें डल मिलेंगे। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स और टोज जो है वो प्रेजेंट होगी। कंफर्मेटरी टेस्ट जो है फर्दर जो हमारे पास आएंगे वो हमारे पास चेस्ट एक्सरे आएगा, स्प्यूटम कल्चर आएगा, ट्यूबरकुलेन स्किन टेस्ट होता है जिसकी रीडिंग हमें लेनी होती है 48 to 72 आवर्स आफ्टर द प्लेसमेंट। ठीक है, स्किन टेस्ट होता है, इंट्राडर्मा इनोकुलेशन होती है इसके अंदर, जिसके बाद जो रीडिंग है 48 to 72 आवर्स की बाद आ रही होती है आफ्टर द प्लेसमेंट। अब ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे पास इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स की वजह से स्प्रेड करता है, मतलब एयरबोर्न डिजीज़ होती है। कोई कफ़ करेगा, कोई स्नीज़ करेगा, किसी को अगर डिजीज़ है, आप उनके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं या आप क्राउड में हैं और किसी को उसमें क्राउड में किसी को टीबी है या आपको ख़ुद को टीबी है, आप क्राउड में जाते हैं, आप स्नीज़ करते हैं, आप कफ़ करते हैं, तो ये इस तरह से ड्रॉपलेट्स जो है वो फैलते हैं और जो है वो टीबी के चांसेस रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अवॉइड करना चाहिए पब्लिक में खांसना या छींकना, तो अब हमें मास्क तो लगाए रखना चाहिए ऑलवेज़। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो और किस वजह से होता है, तो पुअर न्यूट्रिशन हो उसकी वजह से भी होता है, अनसेनिटरी लिविंग कंडीशंस हो उसकी वजह से भी टीबी डेवलप हो जाता है। ठीक है, इन्फेंट्स हो या एल्डरली जो कि काफ़ी देर तक इमोबलाइज रहे हैं, उनकी मोबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी है, इम्यून सिस्टम का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है, जैसे कि एज में। ठीक है, या फिर कीमोथेरेपी जो पेशेंट गए हुए हैं, ठीक है, उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। ट्रांसप्लांट रिसेप्ट्स जो है वो एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, उनको भी टीबी के चांसेस होते हैं, वो हायर रिस्क पर होते हैं कि वो कोई भी डिजीज़ की प्रोग्रेशन हो सकती है उनके अंदर या रीएक्टिवेशन हो सकती है डोर्मेंट डिजीज़ की। टीबी जो है वो लाई कर सकती है डोर्मेंट काफ़ी ईयर्स तक एंड रीअपीयर हो सकती है आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन हैज़ बीन कंटेन। उसके बाद हम बात करें तो फर्दर एग्जामिनेशन में हमारे पास स्किन टेस्ट के बाद हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी आ जाती है। ठीक है, थोरेकोसेंटेसिस आ जाता है, चेस्ट सीटी करवाते हैं, उसमें भी पता चल जाता है, डायग्नोसिस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इंटरफेरेंस की आ जाती है बारी। एक गैमा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बायोप्सी करवाते हैं अफेक्टेड टिश्यूज़ की, टिपिकली लंग की, प्लूरा की या लिम्फ नोड्स की। अब इसमें ज़्यादातर जो रोल होता है ना वो ड्रग थेरेपी का होता है, फिजियोथेरेपी का इतना रोल इसमें नहीं आता है। लेकिन फिजियोथेरेपी इसलिए पेशेंट को करवाई जाती है क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट को जो है ना वो बेड रिडन होता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है। तो जब वो हॉस्पिटलाइज होंगे तो उनमें जो है वो मज़ीद इन्फेक्शन डेवलप होगा, कंजेशन डेवलप होगी, तो जिसकी वजह से हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। अब वो चेस्ट फिजियोथेरेपी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव में हमारे पास परकशन, शेकिंग और वाइब्रेशंस आ जाती हैं और पैसिव में हमारे पास एसिबिटीज़ आ जाती हैं, पर स्लिप ब्रीदिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, पेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक आ जाती हैं और सेगमेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स आ जाती हैं जो पेशेंट को हम करवाते हैं और सिखाते हैं ताकि वो खुद करता रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोबिलिटी पूरी लिम्ब के लिए, बॉडी के लिए साइकिलिंग करवाते हैं। साइकिलिंग से एरोबिक कैपेसिटी पेशेंट की इंक्रीज़ होती है और वॉकिंग से भी, तो हम पेशेंट को जो है वो मोबिलिटी बताते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को नहीं गाइड करते हैं क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर हमारा गोल नहीं होता है। हमारा गोल होता है पेशेंट की जो है वो चेस्ट के अंदर रहकर ही सारी ट्रीटमेंट्स देना। फिजियोथेरेपी के साथ डेली ओरल डोजेस मल्टीपल ड्रग्स के पेशेंट को दिए जाते हैं जब तक के कल्चर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर नहीं आ जाते। ठीक है, ड्रग सेंसिटिविटी बताएगा माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, इससे क्या होगा कि ये हेल्प करेगा सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी। ठीक है, स्प्यूटम कल्चर जो है वो बताएगा सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी। हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेटेड होती है ताकि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ टू अदर्स अंटिल कंटेजियस पीरियड जो है वो रिजॉल्व ना हो जाए विद ड्रग्स। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी होता है इसलिए भी। तो ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस पे एक छोटा सा लेक्चर था। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।